पश्चिमी बंगाल में सियासी बवाल जारी है। इस बीच एक और बड़ी राजनीतिक घटना घटी है। पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता पुलिस के ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को राजभवन परिसर तुरंत खाली करने का आदेश दिया है। यह आदेश उन आरोपों के मद्देनजर आया है जिसमें आरोप लगाया गया था कि राजभवन में तैनात पुलिसकर्मी राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों को उनसे मिलने और अपनी शिकायतों के बारे में राज्यपाल को जानकारी देने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि बोस राजभवन के उत्तरी द्वार के पास स्थित पुलिस चौकी को जनमंच में बदलने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा, राज्यपाल ने प्रभारी अधिकारी सहित राजभवन के अंदर तैनात पुलिस अधिकारियों को तत्काल परिसर खाली करने का आदेश दिया है। शुभेंदु अधिकारी को राजभवन में प्रवेश करने से रोका था। ये ऐसे समय में सामने आ रहा है जब हाल ही में पुलिस ने बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी और राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों को बोस से मिलने के लिए राजभवन में प्रवेश करने से रोक दिया था, जबकि राज्यपाल ने इसके लिए लिखित अनुमति दी थी। इसके बाद राज्यपाल का यह आदेश आया है, जिसके तहत राज्यपाल भवन के बाहर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर रोक है। इसके बाद अधिकारी और एक अन्य व्यक्ति ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा कि लिखित अनुमति होने के बावजूद पुलिस ने राज्यपाल भवन में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी है। शनिवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या बोस वास्तव में घर में नजरबंद है और राज्यपाल के कार्यालय से अनुमति मिलने पर अधिकारी को पीड़ितों के साथ राजभवन जाने की अनुमति दी। रविवार को अधिकारी ने चुनाव के बाद हुई हिंसा के 100 से अधिक पीड़ितों को राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मिलने के लिए राजभवन पहुंचाया। राज्यपाल बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर संविधान की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार हिंसा के शिकार लोगों को राजभवन नहीं आने दे रही है। इसके बाद राज्यपाल बोस ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने इन सभी लोगों को राजभवन आने और मुझसे मिलने की लिखित इजाजत दी थी। इसके बावजूद उन्हें राजभवन आने से रोका गया। मैं यह जानकर स्तब्ध हूं कि कुछ कारण बताकर इन सभी लोगों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोका गया। राज्यपाल ने आगे कहा, मुख्यमंत्री संवैधानिक नियमों का उल्लंघन कर सकती है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। राज्य में मौत का तांडव हो रहा है। पंचायत चुनावों के दौरान मैंने अपनी आंखों से यह सब देखा है। मैं राज्य के कई जगह गया था। इन चुनावों में हिंसा, हत्या, डराने धमकाने के कई मामले सामने आए हैं। संविधान की बात करते हुए गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 167 के मुताबिक किसी मुख्यमंत्री के लिए यह जरूरी है कि जब भी उनसे रिपोर्ट या जानकारी मांगे जाए तो वह दे। संविधान में यह भी लिखा है कि गवर्नर को यह अधिकार और कर्तव्य है कि वे मुख्यमंत्री को बताए कि कौन सा मुद्दा मंत्रिमंडल के सामने रखना है। ऐसे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस पर जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। नई सरकार के शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल बंटवारे के बाद अब लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर चुना जाना है। 24 जून से लोकसभा का पहला सत्र शुरू होगा, जो कि 3 जुलाई तक चलेगा। पीएम मोदी 26 जून को लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव सदन में रख सकते हैं। इससे पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होना है। प्रोटेम स्पीकर ही पीएम समेत सभी निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। लेकिन इससे पहले ही विपक्ष के इंडी गठबंधन के लिए बुरी खबर सामने आई है। हाल ही में हुए आम चुनावों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर अपनी खटाखट नगद हस्तांतरण योजना से जुड़ी रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान राहुल गांधी ने गरीब महिलाओं के खातों में हर महीने 8,500 और सालाना 1 लाख रुपए भेजने की गारंटी दी थी। 4 जून को रिजल्ट आने के बाद 5 जून से देश के कई इलाकों में मुस्लिम महिलाएं कांग्रेस की गारंटी कार्ड को लेकर पहुंच रही है और 1 लाख रुपए की मांग कर रही है। देश के कई शहरों में महिलाओं की लगातार जुटती भीड़ से कांग्रेस की काफी बदनामी होने लगी। यह गारंटी कांग्रेस के गले की फांस बन गई है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी 99 नवनिर्वाचित सांसदों के खिलाफ अदालत में केस किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील विभोर आनंद ने कांग्रेस के सभी 99 सांसदों को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दायर की है।
विभोर आनंद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता में आने पर 1 लाख रुपए देने का वादा करके मतदाताओं को रिश्वत दी। उन्होंने याचिका में कहा कि कांग्रेस ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(1) के तहत अपराध किया है। विभोर आनंद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी पत्र लिखा है। उनसे चुनाव आयोग को मामले का तत्काल संज्ञान लेने का निर्देश देने की मांग की गई है। विभोर आनंद ने पत्र साझा करते हुए लिखा, भारतीय राजनीति में अभूतपूर्व दिन मेरे द्वारा राष्ट्रपति भवन में दायर वोट के बदले नकद घोटाले में अयोग्यता का सामना कर रहे आईएनसी इंडिया के 99 सांसदों और समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों की शपथ कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका प्रतिवेदन भारतीय लोकतंत्र के 74 साल के इतिहास में यह पहली बार है इस तरह की याचिका दायर की गई है। यदि यह याचिका स्वीकार कर ली गई तो लोकसभा की सदस्य संख्या घटकर 407 रह जाएगी। बताते चले कि कांग्रेस ने चुनाव में महिलाओं गरीबों को सालाना 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। मुस्लिम महिलाएं इस वादे को पूरा करने का दबाव देने लगी हैं। पिछले दिनों दिल्ली में महिलाओं ने आप सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा को घेर लिया। आप सांसद राघव चड्ढा संजय राउत से मिलने जा रहे थे। इसी दौरान महिलाओं ने उन्हें घेराव करके महिलाओं ने कहा कि 1 लाख रुपए देने का जो वादा किया था वो पैसा दो। लखनऊ में भी कई महिलाएं चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिए गए गारंटी कार्ड का अनुरोध करने के लिए कांग्रेस कार्यालय के बाहर कतार में खड़ी थी। दक्षिण के राज्यों में भी यह नज़ारा देखने को मिला था। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही लगातार अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मुखर रुख अपनाने वाली कांग्रेस की दिग्गज नेता अब पार्टी को अलविदा कहने का मन बना लिया है। हरियाणा की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। तो शाम से कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी का पार्टी से मोहभंग हो गया है और वह बुधवार को बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। किरण चौधरी औपचारिक रूप से कल बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। प्रदेश में ऐसा पहला मौका होगा जब देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल परिवार एक साथ बीजेपी में होगा। किसी जमाने में हरियाणा की सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार रहे पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल का परिवार इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाया था। बंसीलाल और उनके परिवार के सदस्य 6 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। राज्य विधानसभा में 7 बार चुनकर पहुंचे बंसीलाल के 2 बेटे सुरेंद्र सिंह और रणवीर सिंह भी राजनीति में उतरे। सुरेश सिंह के निधन के बाद परिवार की राजनीतिक विरासत को अब उनकी पत्नी किरण चौधरी और बेटी श्रुति चौधरी संभाल रही हैं। लोकसभा चुनाव में किरण चौधरी ने रावदान सिंह की खुलकर खिलाफत की थी। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी का टिकट कटने से नाराज थी। किरण चौधरी हरियाणा विधानसभा में 2014 से 2019 तक कांग्रेस विधायक दल की नेता रही हैं। वह दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर भी रही हैं और 2004 से लेकर 2014 तक तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार में विभिन्न विभागों के साथ साथ कैबिनेट मंत्री का कार्यभार संभाल चुकी हैं। 2 दिन पहले उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में पार्टी छोड़ने के संकेत दे दिए थे। किरण चौधरी के साथ साथ उनकी बेटी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी भी बीजेपी का दामन थामेंगी। राजधानी दिल्ली में दोनों बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। कांग्रेस की दिग्गज नेताओं में शुमार किरण चौधरी 2 दिन पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं दिख रहा। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने को प्रभु इच्छा बताकर बड़ा राजनीतिक धमाका करने के संकेत दे दिए थे। हुड्डा का नाम लिए बिना इशारों ही इशारों में किरण चौधरी ने कहा था, हरियाणा में लोकसभा टिकट के बंटवारे में रंजिश निकालने के लिए साजिश रची गई। हमें खत्म करना चाहा ताकि कोई उनके बराबर खड़ा ना हो सके। टिकट सही बांटी होती तो भिवानी और गुरुग्राम में कांग्रेस जीत जाती। सबको पता है कि 10 साल में कैसे ये कांग्रेस को 67 सीटों से तली में ले आए हैं। किरण चौधरी यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा, अभी भी इन्होंने मतलब हुड्डा ने हर विधानसभा चुनाव में 5-5 नेताओं को थापी मारकर कैंडिडेट बना रखा है, जबकि टिकट एक को मिलनी है। ऐसे में बाकी नेता जो अपने आप को कैंडिडेट मान रहे हैं वो 2-2, 4-4 हजार वोट खराब ही करेंगे। हालांकि किरण चौधरी ने कुमारी शैलजा की सराहना की थी। शैलजा ईमानदार हैं और कर्मठ हैं। शैलजा हमारी तरह बेदाग होने के कारण निडर हैं।
हरियाणा में शैलजा सीएम पद के लिए सबसे लायक हैं। हमने ना पर्ची ना खर्ची का सिस्टम चलाया, ना हमारे ऊपर जमीन हड़पने का केस है। माफी मांगने का ढोंग न रचा जाए। इस देश में आईएनसी इंडिया हिंदू विरोधी पार्टी है, साबित हो चुका है। इसके प्रमाण आपने खुद देखे। समय समय पे कांग्रेस ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। कभी श्री राम को काल्पनिक तो कभी राम सेतु को हटाने की बात। केरल कांग्रेस ने पीएम मोदी को भगवान के बराबर बताने और पोप का मजाक उड़ाने के लिए माफी मांगी है। माफी तब आई जब अब डिलीट हो चुके एक पोस्ट में मोदी को पोप के साथ दिखाया गया था, जिसमें एक कैप्शन था जिसमें कहा गया था मोदी भगवान है। पोप फ्रांसिस के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात का मजाक उड़ाने वाली एक पोस्ट के बाद विवाद खड़ा हो गया है। मामले की नजाकत को देखते हुए कांग्रेस पार्टी की केरल इकाई ने मोदी पोप मुलाकात को लेकर की गई विवादास्पद पोस्ट हटा दी है, साथ ही रोते गिड़गिड़ाते माफी भी मांगी है। यह पोस्ट रविवार रात कांग्रेस केरल के आधिकारिक पेज एक्स हैंडल पर दिखाई दी। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात का मजाक उड़ाते हुए इस मीम को आखिरकार पोप को भगवान से मिलने का मौका मिला कैप्शन के साथ पोस्ट में किया गया था। यह पोस्ट काफी चर्चा में रही और इसकी काफी आलोचना भी हुई थी। कुछ लोगों ने इस पर चिंता जताई कि ट्रोल के लिए पोप का भी इस्तेमाल किया गया। अप्रत्याशित प्रतिक्रिया का सामना करने के बाद कांग्रेस की केरल इकाई ने अपने एक्स हैंडल पर माफी मांगी और विवादास्पद मीम वापस ले लिया। अपने माफीनामे में कांग्रेस पार्टी की केरल इकाई ने स्पष्ट किया कि उनका इरादा कभी भी पोप का अपमान करने का नहीं था। ईसाई समुदाय से माफी मांगते हुए केरल कांग्रेस ने दावा किया कि वह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिवाइन स्टेटस की आलोचना कर रहे थे। बीजेपी की केरल इकाई राज्य ने इस विवादित पोस्ट के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने आरोप लगाया कि केरल कांग्रेस के एक एक्स हैंडल को कट्टरपंथी इस्लामवादियों या शहरी नक्सलियों द्वारा मैनेज किया गया था। सुरेंद्र ने अपने ट्वीट में पूछा, आईएनसी इंडिया केरल एक्स हैंडल जो प्रतीत होता है कि कट्टरपंथी इस्लामवादियों या शहरी नक्सलियों द्वारा चलाया जाता है, राष्ट्रवादी नेताओं के खिलाफ अपमानजनक सामग्री पोस्ट करना जारी रखता है। यह निश्चित है कि एआईसीसी केरल के महासचिव केसी वेणुगोपाल एमपी को इसकी जानकारी है। सवाल यह है कि इसका समर्थन करने में राहुल गांधी और खड़गे के क्या हित है। वहीं राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे। इस सीट से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले पर केरल के भारतीय जनता पार्टी राज्य प्रमुख के सुरेंद्र ने तंज कसा है। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस केरल को राजनीति का एटीएम समझती है। बता दें कि आम चुनाव में सुरेंद्रन को भाजपा ने वायनाड लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया था। उन्होंने कहा, भाजपा ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, राहुल गांधी लापता सांसद है। अब राहुल ने वायनाड के लोगों के भरोसे के साथ धोखेबाजी की है। वायनाड में राहुल के खिलाफ लड़ने वाले सुरेंद्र ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उनके अनुसार भाजपा ने राहुल को लेकर लगातार गायब रहने वाले सांसद वाली भविष्यवाणी की थी। सुरेंद्र ने कहा, कांग्रेस नेता ने वायनाड के लोगों के भरोसे को धोखा दिया है। ऐसे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। सुना है राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ रहे हैं, अब प्रियंका गांधी वहां से कांग्रेस प्रत्याशी होगी। लेकिन राहुल को दो जगह से चुनाव लड़ने की जरूरत ही क्या थी। पहले ही प्रियंका को वायनाड या रायबरेली से लड़ा दिया होता, जीत सुनिश्चित थी। इतनी घबराहट क्यों। कांग्रेस ने घोषणा कर दी है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड सीट से चुनाव लड़ेगी। हालांकि प्रियंका गांधी की यह राह आसान नहीं होगी, क्योंकि देखकर लग रहा है कि प्रियंका यहां बुरी तरह फंस गई है। यह प्रियंका का पहला चुनाव होगा। इसको लेकर यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रियंका अपना पहला चुनाव ही हार जाएगी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी के जीवन का पहला चुनाव होगा, उनकी हार के साथ शुरू होगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जानते हैं कि अगर उन्होंने रायबरेली से इस्तीफा दिया तो दोबारा जीतने की स्थिति नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश से डर गए हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि प्रियंका गांधी कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अगर लड़ सकती है तो वह यहां आए, उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े।
ये दोनों भाई बहन और केवल अपनत्व का झांसा देते हैं। वायनाड की जनता भी जागृत होगी और प्रियंका गांधी के जीवन का जो पहला चुनाव होगा वह हार के साथ शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी वायनाड सीट से अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। वाम लोकतांत्रिक मोर्चा में शामिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मंगलवार को बताया कि वायनाड लोकसभा सीट उनके पास है और उनका उम्मीदवार उपचुनाव में चुनाव लड़ेगा। पार्टी ने जानकारी दी कि वह वायनाड लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारेगी। प्रियंका गांधी के बारे में पूछे जाने पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि कांग्रेस को कहीं भी अपना उम्मीदवार उतारने की स्वतंत्रता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मंगलवार को कहा कि एलडीएफ ऐसे कुछ भी नहीं करेगी जो भाजपा के लिए अनुकूल हो, इसलिए हम निश्चित रूप से वायनाड में अपना उम्मीदवार उतारेंगे। पार्टी ने कहा यदि कांग्रेस पार्टी की योजना वायनाड सीट खाली करने की थी तो उन्हें राहुल गांधी जैसे एक प्रमुख नेता को दक्षिण में लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की वरिष्ठ नेता एनी राजा लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी। हालांकि राहुल गांधी ने उन्हें शिकस्त दी थी। अब देखना यह होगा कि इस बार पार्टी प्रियंका के खिलाफ किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। वहीं कांग्रेस के इस फैसले पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को उपचुनाव लड़ाकर उनका कद छोटा करने की कोशिश कर रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रियंका गांधी को वायनाड से उपचुनाव लड़ने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी कांग्रेस में सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उपचुनाव में टिकट देकर उनके कद को छोटा करने की कोशिश की गई है। प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने वायनाड से लड़वाकर एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि उन्हें हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। आपको बताते चले कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को ऐलान कर दिया कि वह वायनाड सीट से इस्तीफा देंगे और रायबरेली से सांसद रहेंगे। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। राम मंदिर के शुद्धिकरण का बयान देने वाले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले एक बार फिर विवादों में हैं। दरअसल नाना पटोले का कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से अपने पैर धुलवाने का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद नाना पटोले लोगों के निशाने पर आ गए हैं। वहीं बीजेपी ने भी नाना पटोले को घेरते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। वीडियो वायरल होने के बाद नाना पटोले ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बुरी तरह अपनी बेशर्मी दिखाते हुए नाना पटोले ने कहा कि कल मैं जिस गांव में दौरा कर रहा था वहां पालकी यात्रा आई थी। मैं पालकी के दर्शन करने गया। जिस मैदान में पालकी रखी गई थी वहां पर कीचड़ था जो मेरे पैर में लग गया। इसके बाद पार्टी के एक कार्यकर्ता ने मेरे पैर पर पानी डाला और मैंने अपने हाथ से साफ किया। हालांकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि नाना पटोले कांग्रेस कार्यकर्ता से अपने पैर धुलवा रहे हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर नाना पटोले का ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले यूं ही अपने पैर पार्टी कार्यकर्ता से नहीं धुलवाए, वे बेशर्मी से इसका बचाव भी कर रहे हैं। अगर वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा करते हैं तो आश्चर्य है कि वे आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। सच कहा जाए तो कांग्रेस सत्ता का इस्तेमाल केवल दमन के लिए करती है। कांग्रेस को तुरंत बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में जो शहजादा नवाबी और माई बाप मानसिकता है उसका परिचय नाना पटोले ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ता से पैर धुलवा कर दिया। नाना पटोले जैसे लोग सत्ता में आने से पहले ऐसा कर रहे हैं तो अगर वो सत्ता में आ जाए तो क्या करेंगे। इतना ही नहीं, वीडियो में सुना जा सकता है कि नाना पटोले वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी नज़र में पैर धुलवाना गलत नहीं है, वीडियो बनाना गलत है। बता दें कि ये नाना पटोले वही व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आप को संत बताते हैं और भगवा कपड़े पहनते हैं। सीता जी को जब रावण चुराने आया था तब वो भी भगवा कपड़ा पहनकर आया था। भगवा पहनकर गलत नीतियों का समर्थन करना गलत है। इसके अलावा नाना पटोले ने राम मंदिर को लेकर भी विवादित टिप्पणी की थी। नाना पटोले ने लोकसभा चुनाव के बीच कहा था कि केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो राम मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। चारों शंकराचार्यों को बुलाकर राम मंदिर में विधिवत पूजा भी करवाई जाएगी। नाना पटोले पर हमलावर होते हुए भाजपा के एक और नेता शांति कुमार ने एक्स पर लिखा,
पीएम मोदी जी किसी को भी अपने पैर नहीं छूने की अनुमति नहीं देकर गरिमा बनाए रखते हैं, जबकि कांग्रेस नेता नाना पटोले कार्यकर्ताओं से अपने पैर धुलवाते हैं। कांग्रेस में गहरी गुलामी की मानसिकता नेहरू गांधी परिवार से शुरू होती है और पूरी पार्टी में व्याप्त है। एक और भाजपा नेता राम कदम ने भी नाना पटोले की घटना की तुलना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सफाई कर्मियों के पैर धोने की घटना से की और पूछा कि कांग्रेस गरीबों को क्यों दबाना चाहती है और उसके साथ गुलामों जैसा व्यवहार क्यों करना चाहती है। कदम ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता से माफी मांगने की मांग की।